बौद्धिक संपदा के अधिकारों, बौद्धिक संपदा अधिकारों के कानूनों को जानने के बाद अब हम बात करते हैं बौद्धिक संपदा अधिकारों की उत्पत्ति एवं विकास के कारण कि इसकी उत्पत्ति क्यों हुई। देखिए, मानव शुरुआती तौर पर जब मानव का अस्तित्व सामने आया तो वो एक जंगली जानवर के रूप में था। धीरे धीरे उसने अपनी सभ्यता में जो विकास किया, उस विकास के फलस्वरूप उसमें अपने आप स्वयं कुछ नया करने की सृजनशीलता बढ़ती गई। जानवरों का एक ही लक्ष्य होता है, भोजन प्राप्त करना और जिंदगी जीना, लेकिन इंसानों ने यानी मानव ने इस जीवन के भोजन के अलावा भी बहुत सारी चीजें उसने नई डेवलप करी। सभ्यताओं का विकास हुआ, ज्ञान का विकास हुआ, आविष्कार होते चले गए। और जब ऐसा होते चला गया तो क्या हुआ कि एक सभ्यता दूसरी सभ्यता से जुड़ने लगी, कई देश आपस में संपर्क में आने लगे और ऐसा महसूस किया जाने लगा कि अब अकेले से काम नहीं होगा, पूरा विश्व एक मिलजुल कर काम करने लगा। और इस मिलजुल के काम करने के कारण जो भी उसने एक आविष्कार किया था, उस आविष्कार के कानून पूरी दुनिया में फैले, लोग इसको समझें, उसके लिए बहुत सारे कानून बने, बहुत सारी संधियां हुई। उन संधियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पेरिस अभिसमय 1883 औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की गई संधि बर्न अभिसमय 1886, साहित्यिक या कलात्मक रचनाओं के संरक्षण के लिए मैड्रिड समझौता हुआ 1891 में, व्यापार चिन्ह के अपने देश में पंजीकरण कराने के बाद समझौते के अन्य देशों में भी संरक्षण प्रदान करने के लिए बर्पी में 1893 में हुआ, बर्न अभिसमय और पेरिस अभिसमय के कार्यों को मूर्त देने के लिए हेग में एक बहुत बड़ा समझौता हुआ 1925 में, औद्योगिक डिजाइनों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जमा कराने के लिए वाइपो 1967 में सारे विश्व में बौद्धिक संपदा को संरक्षण प्रदान करने के लिए सक्रिय कार्यकलापों का संचालन करने के लिए पेटेंट कॉर्पोरेट ट्रीटी हुई 1970 में, वाइपो कॉपीराइट ट्रीटी हुई 1996 में, पेटेंट लॉ ट्रीटी हुई सन 2000 में, ट्रिप्स समझौता 1986 से लेके जो 1994 तक उरुग्वे राउंड में हुआ, जिसके द्वारा पहली बार बहुउद्देशीय व्यापार सिस्टम में बौद्धिक संपदा कानून को नियमों को लागू किया गया। और WCT एवं WPPT 2002 आदि अनेक संधियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई और होती जा रही हैं और बौद्धिक संपदा के संरक्षण को अधिकाधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। इसके अलावा आज के ग्लोबलाइजेशन के युग में चारों तरफ जहां कंप्यूटर इंटरनेट टेक्नोलॉजी की बात होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात होती है, मोबाइल एप्लीकेशन की बात होती है, तो ये पूरा साम्राज्य जो है पूरे वर्ल्ड में फैल गया और इसके कारण सारा जो है जो भी आविष्कार का लाभ जिसको मिलना था उस वक्त यही बौद्धिक संपदा कानून को संरक्षण प्रदान करते थे। पहले शुरू में जो विकसित देश थे वो इन कानूनों को ज्यादा मान्यता नहीं देते थे। उन्हें लगता था उन्होंने जो आविष्कार कर लिए हैं वो शायद जो अर्ध विकसित या जो विकासशील देश हैं वो उतने स्तर के आविष्कार या रचनाएं या कोई मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाद में उनको ये महसूस होने लगा क्योंकि बौद्धिक क्षमता का विकास विश्व के हर समाज हर स्तर पर हो रहा था, तो उन्हें लगने लगा और उन्होंने इस जो पुराने जो संधियां हुई उसमें बहुत गौर करना शुरू कर दिया और इन कानूनों को बहुत ज्यादा मान्यता की बात करने लग गए, क्योंकि उन्हें डर लगने लग गया था कि अब ये लोग भी हमारी चीजों को नकल बना लेंगे। इस अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए अमेरिका ने सबसे पहले इस संबंध में वार्ताएं करी और उसने कोई संगठन की स्थापना करने की पहल की, जिसके परिणाम स्वरूप मराकस में हुई वार्ताओं के बाद 2 समझौते करके विश्व व्यापार संगठन तथा ट्रिप्स की स्थापना की गई, क्योंकि आपको पता है कि यही पूरी दुनिया में ट्रेड जो व्यापार है उसके बारे में नियम और संधियां का विकास करता है। इस संबंध में विश्व व्यापार संगठन कई योजनाएं बना रहा है और उन्हें लागू भी कर रहा है और इस तरह से ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार के कानूनों का पूरे विश्व में नियमों का बनाना हुआ और बहुत सारे देशों ने अपने वहाँ भी कानून बनाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कानून बने और ये इस तरह से विकसित हो चला गया और आगे भविष्य में भी इसके नए नए कानून आने की पूरी संभावना है, जिससे
बौद्धिक संपदा वाले व्यक्तियों का, मनुष्यों का, संस्थाओं का को एक संरक्षण प्रदान किया जा सके। ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास कैसे हुआ? जैसे कि अभी हमने पहले भी बताया था कि मानव पहले जो है बहुत सीमित उसमें था। जब उसे नई नई चीज़ों का उसने सृजन करना शुरू किया और उसके अधिकारों को प्राप्त करना शुरू किया और उसने मैं वाला जो सिद्धांत आ गया कि भैया ये मैंने बनाया, इसका प्रयोग कोई नहीं कर पाए, तो उसका क्रेडिट लेने की बात उसके मस्तिष्क में विकसित होती गई। और इस क्रेडिट लेने की बात को ही चलते चलते आगे जो है उसकी जो विशेषज्ञता है उसने उसको प्रदान की है, उसका उसे गर्व होने लग गया और ये मानने लग गया कि प्रकृति ने अगर उसे कोई विशेष योग्यता दी है तो उस पर उसको अपने आप को एक धनी मानने लग गया और लोगों से वो अपने आप को अलग मानने लग गया। पहले वो सोचता था भाई ये सबके लिए हो रहा है, लेकिन बाद में उसने सोचा कि मेरे को एक प्रकृति ने एक विशेष योग्यता दी है, इसका मैं ही इसका मालिक रहूं, मैं इसको जैसे चाहूं वैसे यूज करूं और मैं किसी को परमिशन दूं कि वो इसको यूज कर पाए, चाहे उसके प्रतिफल में मैं कुछ लूं या नहीं लूं। इस एकाधिकार की सबसे पहले जो परिलक्षित होती हैं बातें वो होती हैं जैसे कोई राजा वगैरह होते थे या बड़े लोग होते थे, वो किसी चीज पर कहते थे कि भाई ये काम और कोई नहीं करेगा, तो वो एक तरह का एकाधिकार ही था और वो शक्ति प्रदर्शन द्वारा उस अधिकार को प्राप्त करते थे। अब जैसे रोमन का एक एग्जाम्पल है कि रोमन अपनी जो पोट्री होती थी उस पोट्री पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह लगा देता था जिससे पता लग जाता था भाई ये कहाँ की बनी हुई है और इस पे किस कंट्री का विशेष योगदान है। और वेनेशियन कानून में 1474 में नई मशीन का जो भी निर्माता बनता था, जो भी नई मशीनें बनाता था, उसको 10 साल के लिए उसको एकाधिकार प्रदान किया जाता था। वो 10 साल के लिए उस मशीन को जैसे चाहे वैसे प्रयोग करे, जिसको देना चाहे उसको वो करे। पुराने जमाने में राजा महाराजा कुछ विशेष कलाकृति बनाते थे तो वो जो कलाकृति बनाता था, कलाकार था, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे कि भैया ये अब ऐसा आप किसी और के लिए नहीं बनाएंगे। आपने सुना होगा किसी के हाथ कटवा दिए जाते थे, किसी को बिल्कुल जो राजा होता था उसको मौत के घाट उतार देता था कि कहीं ये ऐसा दोबारा ना बना पाए। तो एक तरह से बिना कानून के ये शक्ति प्रदर्शन द्वारा ये कार्यक्रम चलता रहता था। इसी क्रम में पुस्तकों की बात करें तो ब्रिटिश राजा ने देखा कई लोग किसी खास व्यक्ति की पुस्तकों को या उसके ज्ञान को अपने नाम से छपवा करके उसका उपयोग करते थे और सस्ती किताबें प्राप्त होती थी। तो ब्रिटिश साम्राज्य ने इस राजकीय विशेषाधिकार का उपयोग करके पुस्तकों को पायरेसी से संरक्षण प्रदान किया और 1662 में लाइसेंसिंग एक्ट बनाया। और ये आगे चलकर जब इसमें एक पंजिका तैयार की जाती थी, उस पंजिका में उस पुस्तक का नाम लिख दिया था तो ये मालूम हो जाता था कि भैया ये इस व्यक्ति ने बनाई है। उसके बाद 1681 में यह लाइसेंसिंग एक्ट रिपील कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया गया और एक स्टेशनर्स कंपनी ने एक बाइलॉ बनाया, बाइलॉज यानी कि नियम बनाए जिसमें प्रविष्टि करने पर पुस्तक के मालिक को स्वामित्व प्राप्त है। यानी उस बाइलॉज में जिसने भी अपना नाम लिखवा दिया किसी पुस्तक के नाम से तो उसका स्वामित्व प्राप्त हो जाता था। इसी क्रम में 1719 में फ्रांस और रूस ब्रिटिश से कुशल कारीगरों को ला करके अपने वहां किसी चीजों का निर्माण करते थे, जैसे कि ऊन है, धातु है, और घड़ियां बनाने के जो कलाकार होते थे यानी कि जो कारीगर होते थे वो ब्रिटिश से आते थे और वो अपने वहां नियुक्त करते थे। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को जब ये मालूम हुआ तो उसने दखलंदाजी करी और उसने बाहर जाने पर रोक लगा दी और उसने यहां तक किया कि अगर वो बाहर गया है और 6 महीने तक वो वापस नहीं आया तो उसकी जो सारी संपत्ति होती थी उसको सरकार हड़प लेती थी, जिससे ये तय होता था कि वो लोग कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर वापस आ जाएं और इस तरह से उनकी जो है जो टेक्निकल जो नॉलेज है वो विदेश में ना जाए। और इस तरह के निर्यात पर भी बहुत प्रतिबंध लगा दिए थे। उसमें 1750 में जो ऊन और सिल्क का था उसका पूर्णतः उसने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया कि जिससे टेक्नोलॉजी जो है बाहर ना जाए। 1781 में इस पाबंदी के अंतर्गत किसी भी मशीन, औजार, प्रेस, पेपर संयंत्र और अन्य किसी भी आवश्यक सामग्री के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। धीरे धीरे क्या महसूस किया जाने लगा कि इस बौद्धिक संपदा के संरक्षण को के लिए हमें कोई एक निश्चित विधि या कानून बनाना पड़ेगा और उसके लिए 1710 में ब्रिटिश स्टैट्यूट ऑफ एनी के द्वारा इन अधिकारों को विशेषतः लेखक के अधिकारों को विधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रयास किए गए। 1793 में फ्रांस में यह कानून बनाया गया कि लेखक की इजाजत के बिना उसकी कृति
पर थिएटर में नाटक, यानी कोई अगर उसने पोयम बनाई है जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस है, उसकी कृति पे कोई नाटक करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उसके लिए उसे विशेष परमिशन लेनी थी, तभी वो उस नाटक को कर सकता था। उसके बाद 19वीं सदी के मध्य तक दक्ष कारीगरों की भाड़े पर रख लिया जाता था और इस तरह उसके उत्पादन प्राप्त करे। तो फिर अनेक देशों का ध्यान उस ओर गया। सन 1845 में मैसाचुसेट्स सर्किट कोर्ट के जस्टिस चार्ल्स एंड वुडबरी ने डेवोलेटल ब्राउन के केस में बौद्धिक संपदा संरक्षण का इस्तेमाल किया और अपने फैसले में कहा कि सिर्फ इसी के द्वारा ही किसी व्यक्ति के मानसिक मेहनत और उत्पादन को संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। 1846 में यूरोप के एक राइटर थे जिनका नाम था ए नियोन। उन्होंने प्रोपिएट इंटेलेक्चुअल नाम का एक लेख प्रकाशित कराया, जिस लेख में उन्होंने विश्लेषकों का इस विषय में एक ध्यान आकर्षण कराया। उसमें उन्होंने 1883 में हुई जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, या जिसको हम पेरिस कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में इसकी एक मजबूत शुरुआत करी। वहां से उसी लेख के कारण इस चीज की जो पेरिस कन्वेंशन था उसकी शुरुआत हुई। और इसके बाद शैक्षणिक और कलात्मक कार्यों की सुरक्षा हेतु सन 1886 में बर्न कन्वेंशन हुई। उसमें भी इन्हीं बातों पर गौर किया गया और 1893 में एक बर्पी नाम का एक संस्था बनाया गया, बर्पी नाम की एक संस्था बनाई गई। 1893 में बर्पी नाम की एक संस्था बनाई गई जो बौद्धिक संपदा से संबंधित अधिकारों को संरक्षण प्रदान करती थी। 1891 में मैड्रिड का समझौता हुआ जिसमें लगभग 35 देश थे। उन देश में जो भी पेरिस कन्वेंशन में जो भी सदस्य था उसको डायरेक्ट मेंबरशिप उसमें दी गई और यह मैड्रिड सिस्टम फॉर द इंटरनेशनल पंजीकरण ऑफ मार्क्स कहलाता है। इन सब डेवलपमेंट के बाद भी ऐसा महसूस किया जाने लगा कि कोई एक मजबूत संस्था होनी चाहिए। तो 1967 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम वाइपो के नाम से भी जानते हैं, और 1974 में जो यूनाइटेड नेशन है उसके एक स्पेशल अंग या एजेंसी के रूप में इस वाइपो को मान्यता दी गई। वर्तमान में जो है जो भी सदस्य हैं इसके, जो यूनाइटेड नेशंस के, वो सारे लोग वाइपो एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं। और 2008 और 9 में जो प्रोग्राम और बजट के लिए इसकी 5 बातें हुई थी, वो 5 बातें जो है मुख्य रूप से 5 उद्देश्य जो थे वो थे, पहला, एक संतुलित बौद्धिक संपदा तंत्र को विकसित करना, बौद्धिक संपदा संरचना संस्थाएं तथा मानवीय संसाधनों को अधिक मजबूत बनाना। थर्ड पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कानूनों को और प्रगतिशील बनाना। फोर्थ पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना। फिफ्थ पॉइंट है प्रबंधन एवं प्रशासकीय प्रक्रिया में आधिकारिक प्रभावी प्रणाली को अपनाना। तो इस तरह से ये 5 उद्देश्य उसके बनाए गए और 1980 में बाइडोल एक्ट एक अस्तित्व में आया। जो जितने भी वेस्टर्न कंट्री थी उनके वहां बौद्धिक संपदा का कोई अधिकार नहीं था, तो अमेरिका जो था उसमें एक एक्सक्लूसिव राइट्स करके एक अधिकार था, उस अधिकार को प्रयोग किया जाता था। इस अधिकार के तहत जिसने उसका क्रिएट किया है उसको एक विशेष रूप से अधिकार दिए जाते थे। इन सब के बाद एक ट्रिप्स समझौता भी आया। चलिए आइए जानते हैं ट्रिप्स के बारे में। ट्रिप्स जो है की फुल फॉर्म TRIPS है, जिसका ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट में क्या हुआ, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने जितने भी बौद्धिक संपदा के एरियाज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो समझौते हैं उसका WTO और जो था वाइपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना, एक समर्थनकारी पारस्परिक रूप से समर्थनकारी एक संबंध स्थापित हुए, जिससे कि यह समझौता 1995 1 जनवरी से लागू हो गया। जैसा कि आपको पता है कि WTO के रूप में भी ये ईयर और जाना जाता है 1995। तो उसमें क्या हुआ कि इसमें एक तो आपका कॉपीराइट जिसको हमें प्रतिलिपि अधिकार, और व्यापार चिन्ह जिसको हम ट्रेडमार्क कहते हैं, जिसमें सर्विस मार्क्स भी शामिल है, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, व्यापारिक डिजाइन्स, पेटेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स वेराइटीज, इसके अलावा इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम IC बोलते हैं,
उनके डिजाइन को संरक्षण प्रदान करना तथा व्यापार की तकनीकी जो गोपनीयता है उसको शामिल करना। और इसमें जितने भी यूनाइटेड नेशन के WTO के जो मेंबर्स हैं वो सारे लोग इसमें मेंबर्स बने। पर इस अधिकारों की बहुत आलोचना भी हुई क्योंकि ये माना गया है जनमानस के लिए, जन सामान्य के लिए इससे हानि होगी। कोई चीज़ है विशेष अधिकार कि उसको भुगतान से ही हम प्राप्त कर सकते हैं, और किसी चीज़ को बनाने में जो मानव के लिए हितकारी है उसमें कुछ विशेष लोगों का वो रहेगा। खासकर से जो विकासशील देशों का है उस पे ये बोला गया कि इस अधिकार को विकासशील देशों पे बहुत लिबरल रूप से लागू किया जाए, क्योंकि उनको डेवलपमेंट होने के लिए क्या है एक सोसाइटी के इक्वल आने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए विकासशील देशों के। और एक तरह से इस अधिकार को बहुत सारे जो विशेषज्ञ थे उन्होंने बौद्धिक एकाधिकार का नाम दिया। तो इस तरह से ये ट्रिप्स के बारे में बेसिक जानकारी थी। इन सब चीज़ों को जानने से हम ये समझ गए कि बहुत ही ग्रेजुअली 1600 से सन से लेकर के और 1900 तक 2000 तक आते आते इन चीज़ों में बहुत ही चरणों में इस तरह के पूरे विश्व में बौद्धिक संपदा के अधिकारों का जो है विकास हुआ। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप इस वीडियो को देख के कुछ समझ पाए हैं और आपको अच्छा लगा तो अपने जितने भी LLB के दोस्त हैं या जो ISPCS की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इसका जरूर आप शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नया वीडियो जैसी आएगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। थैंक यू वेरी मच।